नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पहलवान और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ एक नई क्रांति मकसद जीवन का। और आज जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। और आज का जो कार्यक्रम है चर्चा दिल से विद राजवीर पहलवान, तो मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक तो ऐसी कम्युनिटी जिसे कहते हैं कि भाई ये कम्युनिटी कुछ नहीं कर पाती, एक बहुत बड़े काम को ऐतिहासिक जिसे कहते हैं गुर्जर महोत्सव, एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे 3 बार सफलता से आयोजित करके एक इतिहास रचा है। और ऐतिहासिक गांव तुगलकाबाद जो नेता, अभिनेता, अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिकारी जिस गांव ने दिए हैं, ऐसे ऐतिहासिक गांव से जो मेरे साथ हैं एडवोकेट श्री दिवाकर विधुड़ी जी, चेयरमैन गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट। आज मैं इनसे चर्चा करूंगा और इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ का जो रहा है सारा और गुर्जर महोत्सव तक क्या क्या मतलब इन्होंने किया है और पढ़ाई लिखाई जो भी है, ये अपनी चर्चा खुद अपनी सारी कहानी आपको बताएंगे। तो एडवोकेट साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अब माइक आपकी तरफ। पहलवान साहब, अभी आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, हमारे समाज का और तुगलकाबाद गांव का। तो हमारा समाज बहुत विशाल समाज है जो और एक समृद्धशाली संस्कृति को और इतिहास को समेटे हुए हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले ही इस तरह से कार्य किए हैं। हमसे पहले हजारों सैकड़ों लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी आया है। और एक ऐसा समाज, गुर्जर समाज, जिसकी विशेषता ये है कि उसके बारे में कहा जाता है कि आपका अगर एक गुर्जर दोस्त है तो फिर आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके हर अच्छे बुरे समय के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो मुझे फ़ख्र है, मुझे गौरव है, मेरा गौरव है और मैं गर्व करता हूँ कि मैं इस गुर्जर समाज में पैदा हूँ। हमारे तुगलकाबाद गांव का जहाँ तक इतिहास है, हम यहाँ तुगलकाबाद गांव में 800 वर्ष के आसपास का हमारा यहाँ लिखित रिकॉर्ड है कि हम यहाँ तुगलकाबाद गांव में हैं। उससे पहले भी होगा, लेकिन लिखित रिकॉर्ड 800 साल का है। और जब से यहाँ आए और हमारा जो वंश है, जो हमारे पूर्वज हैं, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज परमार से हमारी वंशावली है, जो मालवा से चलकर यहाँ दिल्ली आकर बसे लास्ट में उनका। तो ये हमारा एक ट्रैवल रहा हमारे वंश का। और उसके बाद से जब से यहाँ आए हैं और आज तक इसी एक स्थान पर, इसी तुगलकाबाद गांव में यहाँ रहे। यहाँ तुगलकाबाद गांव से अधिकतर कहीं भी आप विधुड़ी का कोई भी या आसपास का यहाँ से 200, 300, 400 किलोमीटर तक के गांवों के बारे में पता करेंगे तो उन गांवों का कहना है कि हम तुगलकाबाद से आए थे। और तुगलकाबाद यहाँ नज़दीक है, आपके कोसी के पास हमारा जटवाड़ी गांव है। तो हमारे पूर्वज जब मालवा से चले, मालवा से चल के वो ग्वालियर और ग्वालियर के बाद मथुरा, कोसी के यहाँ के बसे थे। वहाँ से तुगलकाबाद के गाँव, यहाँ के बाद बहुत सारे गांव, लगभग दर्जनों गांव तुगलकाबाद से बसे। आज तुगलकाबाद गांव हमारा बहुत पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। देश का पहला ऐसा गांव है गुर्जरों का जिस गांव ने इस देश को 2 सांसद दिए हैं, 4 यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इसी गांव के लोग 4 विधायक रह चुके हैं और 1 दर्जन के आसपास काउंसलर हैं। और यहाँ इस समय 120 से अधिक डॉक्टर, एडवोकेट हैं। 1 दर्जन के आसपास डॉक्टर हैं हमारे गांव में और 2 प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। अभी 2 दिल्ली पुलिस में एसीपी थे, तो वो रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली 1 साल पहले। तो ये तो ऐसी जो एक ऐसा पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है
अवेयरनेस है। इतिहास जो हमारा रहा है, जो लिखित में इतिहास देखता हूँ, वहाँ यहाँ इतिहास की किताबों में लिखा होता है कि 7 नवंबर 1553 है। मुझे डेट तो 7 नवंबर कंफर्म है, बट शायद 53 ही है, 53 या 45 कुछ करके है, कि यहाँ तुगलकाबाद का इतिहास आता है कि हेमू जो विक्रमादित्य के नाम से है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसको यहाँ तुगलकाबाद में राज तिलक किया गया और जो अकबर के साथ उसकी लड़ाई हुई, तो एक ये जिक्र आता है। उसके बाद 1857 में इस गांव का बहुत बड़ा रोल रहा है और इस गांव के लोगों को फांसी भी लगाई है, इस गांव को तोप से भी उड़ाया है, जो म्यूटिनी पेपर्स में दर्ज है। म्यूटिनी पेपर्स में दर्ज है 3 बार इस गांव को यहाँ तोप लगाई गई है। तो 3 सितंबर में मुझे याद आ रहा है, 3 सितंबर 1857 को, जो म्यूटिनी पेपर्स की डेट है, और 2 डेट और हैं, और 2 डेट हैं। एक है 31 जनवरी 1857। उस डेट को इस गांव पर हमला किया ब्रिटिश, जो उस वक्त कंपनी सरकार थी ब्रिटिश की, उसने। और दूसरा जो गांव को जलाया और तोप से उड़ाया वो है 2 अक्टूबर 1857 और 31 जनवरी 1858। वो मैं 1857 31 जनवरी गलत कहा। 2 अक्टूबर 1857 और 31 जनवरी 1858, इन 2 का जिक्र हमारे म्यूटिनी पेपर्स में मिलता है कि यहाँ से जो ब्रिटिश फौज है उसने यहाँ घोड़े और तोप और होविज़र जो तोप है उससे और मशीन गन से यहाँ आकर हमला किया। उनका हमला करने का कारण ये था कि इस गांव ने, बल्कि इस गांव ने नहीं, गुर्जरों के जितने भी गांव थे, द पीजेंट आर्म्ड जो पुस्तक है, उसने इनका लिखा है, अभी मुझे याद आ जाएगा उनका नाम, तो उस पुस्तक में लिखा है कि राजस्थान से लेकर और ऊपरी दोआब तक के जितने भी गुर्जर गांव थे, सबने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन गांवों को बाद में अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। तो ये बहुत तमाम पुस्तकों में, तो इस गांव का हिस्सेदारी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ रही, वो लड़ाई लड़ी, उनके जो सैनिक थे या उनके जो अधिकारी थे उनको मारा, और उसके बाद रिज़ल्ट ये रहा कि इस गांव की ज़मीन को जब्त किया, सारी ज़मीन को जब्त कर लिया था। तो बाद में 1862 में एक तय राशि करके उस ज़मीन को, जब क्योंकि यहाँ 1857 से 1862 5 वर्ष का जो पीरियड रहा, तो यहाँ जो कंपनी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको रेवेन्यू नहीं मिला। तो उन्होंने आकलन किया कि यार हमें रेवेन्यू मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारी ज़मीन जिन लोगों को दे दी थी वो लोग यहाँ काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे डर से काम नहीं कर पाए, रीज़न जो भी रहा, तो उनको रेवेन्यू मिलना बंद हो गया। तो उस वक्त की सरकार ने निर्णय लिया कि इन्हीं गुर्जरों को ज़मीन वापस की जाए, लेकिन इनको जुर्माना लगाकर इनसे पेनल्टी ली जाए, और ज़मीन को वापस किया। पेनल्टी लगाई, ज़मीन को हमने वापस लिया हमारे पूर्वजों ने। और कुछ ज़मीन ऐसी जहाँ हम बसे हुए थे, जहाँ गांव बसा था, क्योंकि पहाड़ी में बसा है गाँव और चारों तरफ इसके ये सिटी वाल है, तो उस ज़मीन को हमने इनकार, वो आज तक भी हमें परेशानी पैदा कर रहा है। हमारे आज अब अपनी जो सरकार है, जो देश आज़ाद के बाद सरकार आई हमारी यहाँ 1995 में, 16/11/1995 को हमारी इसी गांव की इस ज़मीन को उसने ट्रांसफ़र कर दिया भारत सरकार के डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग को, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी अवार्ड के, बिना किसी मुआवजा दिए। वो आधार वही बनाया कि जो सरकार ने उस वक्त 1857 में ज़मीन जब्त कर ली थी, तो वो सरकार की मानी जाएगी।
अब उस अभी वो तलवार लटकी हुई है, मामला कोर्ट में भी है, उसके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा ये रहा, आपका एक और था जानकारी जो आपने दी कि हमने गुर्जर महोत्सव को किया और बहुत बहुत भव्य गुर्जर महोत्सव रहा। वो आप हम सब एक साथ मिलकर और समाज का जो स्नेह मिला, वो कार्यक्रम सफल रहा, बहुत ज़्यादा सफल रहा। और वो 3 बार अभी हुआ है और अभी चौथी बार फिर से होने जा रहा है, वो दिसंबर में होगा। ये कार्यक्रम जो गुर्जर महोत्सव है हर वर्ष दिसंबर महीने में होता है, 23, 24, 25 दिसंबर को, 3 दिन का है। भी हो सकता है कि इसे हम शायद आगे और दिन बढ़ाएं, लेकिन अभी 3 दिन का ही है। और ये गुर्जर महोत्सव एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में बहुत लोगों ने की जो अवधारणा है, या बहुत लोगों ने एक जो छवि बनाने का प्रयास भी किया है, या मैं इसका कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये केवल तो केवल एक गुर्जर जाति का, हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो कला है, जैसे कि हमारे ट्रस्ट के नाम से ही प्रदर्शित है। हमारे ट्रस्ट का नाम है गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट इस गुर्जर महोत्सव को आयोजित करता है। तो जैसे कि नाम से ही है आर्ट और कल्चर, तो हम केवल आर्ट और कल्चर को, जो हमारी समृद्धशाली आर्ट है, समृद्धशाली कल्चर है, विरासत है, इतिहास है, उसको इस गुर्जर महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शनी लगाकर या वो मंच के माध्यम से अपनी बात को कहने से, या वहाँ जो स्टॉल्स हैं उन स्टॉल्स के माध्यम से बताने का वो प्रयास है। वहाँ हम अपने खान पान को, पहनावा को, और जो हमारी जो महिला है ऑर्नामेंट है, जो हमारे आभूषण है वो, उसके बाद जो हमारी कला है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक कला है, वो वहाँ प्रदर्शित होता है। ये समझिए आप कि ये एक मेला है, और इस मेले को मेले की तरह ही देखना चाहिए, मेले की तरह ही रखना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई ऐसा बहुत जो कुछ ऐसा होता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब जो हमारे समाज के अलावा अन्य भी कुछ, तो वहाँ सब आते हैं। तो अकेले गुर्जर समाज ही नहीं आता है, वहाँ सब आते हैं। और यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो गुर्जर महोत्सव है इस बार चौथी बार होगा, और हमारा प्रयास है हम हर उस पहलू को दिखाएं, गुर्जर समाज के हर उस पहलू को दिखाएं वहाँ, कि जो कोई भी विषय जो हमारी कला से, जो हमारी विरासत से, जो हमारी आर्ट से, जो हमारी संस्कृति से संबंधित है, उसको वहाँ प्रदर्शित किया जाए। हर पहलू को दिखाने का प्रयास है। तो सर, ये जो गुर्जर महोत्सव का जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया पहली बार, कई बार लोग सोचते रहते हैं बहुत, ये भी मैं भी सोच रहा था, ये भी सोच रहा था, कहते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोचना और धरातल पे लाना दोनों अलग अलग चीज़ें। मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहे थे, यार अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा एक भी नहीं। क्योंकि क्यों कि सोचने के क्या पैसे लगते हैं। तो आपने सोच के उसे प्लान किया, और प्लान करके धरातल पे लाए, और धरातल पे लाके भी ऐसा नहीं कि बस चलो भाई हो गया, फॉर्मेलिटी होगी, और पूरी तरह इतिहास रचा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, ये किसको देख के आया, या कैसे, मतलब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट? हाँ, ये बहुत अच्छा है कि मुझे भी बहुत लोगों ने बोला और बताया कि यार फलां व्यक्ति ये कह रहा कि मेरा प्रयास, मेरा ये कॉन्सेप्ट था या मेरा विचार था, और मैं बहुत दिनों से इसे करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कर पाया। या किसी ने इस तरह से कहा कि यार वो मेरी उनसे बात हुई है कि मेरा भी विचार था ये। तो ये विचार पर किसी पर प्रतिबंध नहीं है, और विचार और सपने जरूर देखने चाहिए, और जो विचार और जो सपने हैं उनको पूरे करने के लिए, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए व्यक्ति को प्रयासरत होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार ही किया है, या हमसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं है, या हमसे पहले किसी ने किया नहीं है। हो सकता है हमसे पहले किसी ने हजारों बार किए होंगे ये चीज़ें,
और ये लाखों बार सोचा भी होगा, लेकिन अभी तक इतने भव्य तरीके से, और ये हमने पहली बार जो हमने आजाद भारत देखा में है, तो कम से कम तो आज़ाद भारत में तो हमने पहली बार देखा, इससे पहले तो शायद हम नहीं देख पाए। बहुत लोगों का होता है कि कहना मैं भी करना चाह रहा था, तो अच्छी बात है। तो जिनके इस तरह के विचार हैं कि भाई मेरा विचार है या मेरा ऐसा करने का प्रयास था और मैं कर नहीं पाया, उनके लिए खुशी की बात तो ये है कि उनका विचार और उनका सपना हमने पूरा कर दिया जी। तो ये उससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। तो उन सबको इसमें शामिल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो विचार हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो ये कि किसी शायर की लाइन है कि हंगामा खड़ा करना सिर्फ मकसद नहीं मेरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, मैं चाहता हूँ कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे दिल में हो या तेरे दिल में हो, आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये था कि भाई कोई भी करे, कम से कम इसे कर दे समाज। तो सर बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े स्केल पर हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ है। तो जो सोर्स ऑफ इनकम कहें या पैसे जो आए हैं, उनके बारे में अगर आप बताना चाहें तो, जो इतना खर्चा जैसे हुआ है। नो इशू। हमारा जो ये गुर्जर महोत्सव का कॉन्सेप्ट है, ये इसी को कोई एक व्यक्ति नहीं करता, ना करना चाहिए। इसको सारा हमारा जो समाज है उसी का विचार है और वही इसको कार्य को संपन्न कराते हैं। हमारे को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे पिछली दफ़े हमें 1-1 रुपये से भी सहयोग बहुत लोगों ने किए हैं, ऐसे 100-100 रुपये से भी बहुत लोगों ने सहयोग किए हैं। तो ये सभी समाज का एक ऐसा तबका जो ऐसी चीज़ों को चाहता है, जिनका एक मन के अंदर कह सकते हैं कि एक ऐसी उमंग है कि मुझे करना चाहिए, तो वो सब सहयोग करते हैं और उसी से ही चीज़ें संपन्न होती हैं। बिना समाज के सहयोग से ऐसी चीज़ों को संपन्न करना असंभव है और एक व्यक्ति से हम कभी इसको ना करना चाहिए और ना हम आगे करेंगे, क्योंकि हमें इस बार कई लोगों ने हमें ऑफर किए कि यार मैं सारा खर्चा मैं करना चाहूँगा और मेरे दादा के नाम से फला चीज की जाए या की जाए, तो उसको हमने मना किया है। तो ये हम सब समाज का है और समाज की ओर से ही करना चाहेंगे आगे भी। तो जैसे कि 2022 में शुरू हुआ, तो शुरुआत में आपको आइडिया भी होगा भाई रफली के इतना पैसा लगेगा, कहीं ऐसा महसूस हुआ, कहीं डर कि यार पैसे नहीं आए तो क्या होएगा, किस तरह, कुछ इस तरह की प्लानिंग आपके दिमाग की रही होगी? पिलवन साहब, ये हर बार आती है, आ चुके आप भी एक हमारे उसी टीम के हिस्से हैं और आपने देखे भी होंगे। हमारे इस गुर्जर महोत्सव को करने का हर व्यक्ति का अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। किसी को फंड के मैनेजमेंट का काम होता है, किसी को वहाँ व्यवस्थाएं मेहमानों को अरेंजमेंट का करने का होता है, किसी को जो कलाकार हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने का होता है, किसी को इस एंटायर जो मेला कह सकते हो, महोत्सव कह सकते हो, उसकी जो प्रोडक्शन टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन का होता है, किसी को टेंट वाले का, लाइट वाले का, इस तरह की फूड का, बहुत सारी टीमें बनती हैं और वो सारे लोग करते हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होती है फंड के रिलेटेड। तो फंड को जब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास शुरुआत का फंड नहीं होता, क्योंकि हमें जो फंड मिलता है वो मेले के आसपास मिलता है, तो तब हम अपनी जेब से उस फंड को लगाते हैं और जैसे ही हमें मिलता है तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है रिकवर हो जाता है या कई बार रिकवर नहीं होता है। इससे पहले जो पहला हमने 2022 को किया था, तो 2022 में लगभग हमारे पास 18 लाख के आसपास पैसे हमें बच गई थी। लेकिन 2023 में जो हमने किया तो वहाँ हमारे को पूरा नहीं हो पाया, लगभग 20 लाख रुपए के आसपास हम घाटे में थे। तो वो मेरे अपनी जेब से लगे।
तो चूंकि मैं लगा चुका था पहले से और वो रिकवर नहीं हो पाए तो वो लग गए। तीसरी बार जो 2024 का रहा है, इसमें भी हम मेले तक लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का हमारा घाटा रहा, लेकिन एक चेक फिर मेले के लगभग 1 महीने बाद हमें मिला, तो हम फिर कुछ प्रॉफिट में उसमें आ गए। तो ये इस तरह का रहता और चलता है, और ये एक ऐसी खुशी अंदरूनी मिलती है कि मैं ये समझिए कि हमारी पूरी टीम मतलब इसको जी जान से लगती है, और उसको एक ऐसे खुशी होती है जैसे उसने अपने बेटे या बेटी की शादी करके आदमी निश्चिंत होता है, खुश होता है। और हमें हमारा एक एम है कि हमारे समाज की वो हर पहलू, वो हर अच्छाई, वो सारी इस दुनिया के सामने, इस देश के सामने जानी चाहिए, और हमारा वो इतिहास का वो पहलू भी जो अभी तक सामने नहीं आया है उसको सामने लाने का है। इस बार हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अभी हम 10 मई को कार्यक्रम कर रहे हैं, हालांकि हम हर वर्ष 10 मई का कार्यक्रम करते हैं। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है जिसको। लेकिन उससे पहले भी गुर्जरों ने 1822 में कुंजा बहादुरपुर का ऐसा संघर्ष किया है। और लेकिन 1824 का जो संघर्ष वो उतना ज्यादा चर्चित नहीं हुआ। बाद में जब उसकी खोजबीन हुई है, वहां स्मारक बनाया गया, तो अब देश दुनिया को पता लग रहा है। इसी तरह से 1857 के इतिहास को धन सिंह कोतवाल साहब का जब से पता लगा है, लोगों उससे पहले पता ही नहीं था, तो धीरे धीरे अब इतिहास निकल के आ रहा है, और ऐसा इतिहास निकल के आ रहा है उसको हम अब प्रदर्शित करते हैं अपनी वहां इसी मेले में। अपने जो क्रांतिकारी गांव हैं और जो क्रांतिकारी जो हमारे हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम डिस्प्ले करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। हमारा जो एंटायर इतिहास है उसको भी बताते हैं। तो 1857 का जो शुरुआत थी 10 मई को, उसको हम हर वर्ष मनाते हैं। 2019 से हम हर वर्ष मनाते हैं। तो इस बार हमने लगभग 20 से 22 अभी रागनी बनी है 1857 के ऊपर, जो हमारे गांव और जो शहीदों के ऊपर है, उनको केवल रागनी 1857 की रागनी। 10 मई को हमारा जो मेरा यहाँ आवास है वहां होगा, लगभग 2-2.5 हजार लोगों का कार्यक्रम होगा। वो तो रागनियों के माध्यम से उसको गाया जाएगा, बखान किया जाएगा कि रागनी एक ऐसी चीज है। आज का जमाना ये है कि मोबाइल है हाथ में, आप उसको हर वक्त सुन सकते हो, गाड़ी में सुन सकते हो, घर में सुन सकते हो। अगर हम इस पर किताब लिखें तो किताब तो केवल घर में पड़ी रहेगी। हालांकि हमने किताब भी लिखी है और उसका प्रयास है हमारा उस सच्चे इतिहास को करने का। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी करने की हैं। हमारा इसी से संबंधित एक और विषय है, वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स। डीनोटिफाइड ट्राइब्स में हमारा जो जिस वर्ग में हमें डाला है सरकार ने, वो ब्रिटिश ने डाला था, नोटिफाइड किया था हमें क्रिमिनल ट्राइब्स को। तो उसके बाद 1953 में हमें डीनोटिफाइड किया गया, तो 1952 में तो हमें फिर वो डीनोटिफाइड किया गया। तो उस डीनोटिफाइड का जो विषय है उसको भी हमने अपने इसमें जोड़ा है, और हम अवेयरनेस के लिए जगह जगह गांव में अब जाना है हमें, और बताना है कि हमारा डीनोटिफाइड ट्राइब्स का क्या हमें लाभ है और हमें क्या कहा गया। डीनोटिफाइड मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स उनको कहा जाता है कि जिन जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में संघर्ष किया, लड़ाई की, उनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा हमारे फख्र की बात है कि हमारी गुर्जर जाति, उसमें सबसे बड़ी गुर्जर जाति का नाम आता है, और हमें 11 स्टेट्स में हमें वो इन्होंने लगाया था। तो हम सारे के सारे देश में गुर्जर डीनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं। उसके लिए भी हम अपने इस मेले के माध्यम से, गुर्जर महोत्सव के माध्यम से तो बताते हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि हम हर जिले में अपनी टीम बनाकर उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो स्टेटस जो इसकी इदाते कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 2015 में बनाया था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमें उसके सर्टिफिकेट बना के दिए जाने चाहिए। और हमारे 1857 के जो शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके भी इसी तरह से नाम जो
इंडिया गेट पर लिखी गई हैं शहीदों के नाम, उसी तर्ज पर इनके भी नाम लिखे जाएं। तो वो इस तरह का हमारा प्रयास है, वो हम कर रहे हैं। तो 2022 में जब इस महोत्सव की आपके मन में शुरुआत करने की आई, तो मैं समझता हूँ कि अकेले ही आप चले होंगे, और आज बहुत मेरे ख्याल लंबी टीम आपके पास है। तो अगर से ये कहा जाए कि अकेला चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो कुछ इस तरह पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी टीम आपके पास है, और उम्मीद है कि ये आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे। तो लास्ट मैं सवाल सर आपसे करूँगा कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत पढ़ाई भी अच्छी कर चुके हैं, एडवोकेट भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और एक नाम भी मिल चुका है। तो एक आदमी के मन में एक अलग सा मकसद होता है जीवन का, तो मोटो ऑफ लाइफ, वो क्या है? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये सही बात है कि इसमें हम जिस दिन हमने गुर्जर महोत्सव का प्लान किया उस दिन हम अकेले, और उसके चंद दिनों बाद हमारे साथ बहुत अच्छा एक टीम बनी। उसके बाद सारे समाज ने बहुत अच्छा स्नेह दिया, और एक किसी अच्छे कॉज के लिए हमारा समाज वो आगे आ जाता है और बिल्कुल अड़ के खड़ा हो जाता है। तो और आज हमारे साथी ऐसे हैं कि वो इस काम के लिए अपना महीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, एक महीना, और इस काम को सफल करने के लिए लग जाते हैं। कुछ साथी तो अभी से लगे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम है। जहाँ पिछली बार 2022 में जहाँ 5 लाख लोग आए, 2023 में 12 लाख लोग आए, और 2024 में 20 लाख लोग आए, तो वहाँ इतने बड़े फंक्शन को करने के लिए तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो अभी से लगे, और ये तभी ये संपन्न हो पाता है। लेकिन इस बार हम उस गुर्जर महोत्सव में एक चीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 20 लाख की जो इस बार भीड़ आई, वहाँ हमें थोड़ी सी परेशानी ये हुई कि वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। प्रशासन का बार बार हमें फ़ोन आ रहा था कि भैया आप इसे बंद करें, क्योंकि यहाँ, और था भी सच, अगर किसी ने वहाँ हल्का सा थोड़ा बहुत भी धक्का दिया होता तो अनहोनी कोई भी हो सकती थी, बच्चे थे। तो इस बार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम उतने लोगों को उतनी उस जगह पर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि वहाँ ऐसी भीड़ एक दिन में इतनी आना, अलग अलग दिनों में आ जाए। तो प्रयास करेंगे थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करने का, लोगों को समझाने का, बताने का, भाई आप अलग अलग समय में आएँ, और कोई 2 घंटे रुक जाए, कोई आए चले जाए, तो इस तरह से होता रहे। तो प्रयास इस तरह का ये रहेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था मोटो ऑफ लाइफ, कि हमारा भविष्य का क्या जो उद्देश्य विचार है, लाइफ का जो उद्देश्य कह सकते हैं आप। तो मेरा कोरोना के बाद मैंने अपना एक एम बनाया कि जब मैं कोरोना में पीड़ित हुआ, बहुत गंभीर बीमार हुआ, उसके बाद जब मैंने अपनी लाइफ को रिकवर किया, तो मुझे विचार आया कि भाई अब मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो मैंने, उससे पहले मैं अपनी वकालत को करता था, अपना बिजनेस करता था, तो मैंने उनको साइड किया। वकालत तो आज भी मैं करता हूँ, लेकिन चंद मेरे केस हैं जिनमें मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे अधिकतर केस ऐसे केस है जिनमें फीस नहीं लेता हूँ। 100 केसों में से मैं केवल 95 में फीस नहीं लेता, और 5 ही केस एक ऐसे हैं जिनमें मैं फीस लेता हूँ, जिससे मेरा जो वकालत का गुजारा है वो हो जाता है बहुत अच्छा। तो मैं वकालत को, मैंने उस वक्त जो सक्रियता थी उसको साइड किया। मेरा बेटा है वो संभालता है वकालत को। मैंने केवल तो केवल समाज के लिए जो भी कार्य हैं, और मेरा केवल एक सामने, मुझे केवल समाज की चीज़ें वो दिखाई दे रही हैं। इधर से कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, मुझे उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा एक लक्ष्य है, सिर्फ फोकस, केवल लक्ष्य है मेरा समाज का। जो मैं समाज की चीज़ें कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है और समाज के लिए हित की बात है, तो उसको मैं कर रहा हूँ, और वो ही मेरा उद्देश्य है। मैं 24 घंटे, साल के 365 की बजाय मैं 400 दिन, दिन के 24 घंटे की बजाय मैं 25 घंटे समाज के लिए समर्पित हूँ। मुझे कहीं कोई फंक्शन इस तरह का हो रहा है कि समाज के हितकर, समाज की अच्छी चीज़ है, मुझे वहाँ नहीं भी बुलाया जाता और मुझे पता लगता है तो मैं पहुँचता हूँ।
और समाज की हर एक उसको, हर पहलू को हम टच करना चाहते हैं, और विशेषकर वो पहलू जिनको अभी तक बहुत कम टच किया गया। जैसे कि पीछे अभी हमने गुर्जर अधिवक्ता परिचर्चा किया था, वहाँ उस पहलू को, उस विषय को हमने उठाया कि जो हमारे समाज में बहुत जल्दी शादी ब्याह टूट रही हैं, तो उनके क्या कारण है और उनका निवारण क्या है। तो वो हमारी वो हमने जगह जगह मीटिंग्स की। अभी हमारी कई जिलों में भी मीटिंग्स पेंडिंग है, उस पर हम फिर से कर रहे हैं। हमने उस एक सकरात कार्यक्रम है, तो जो संक्रांति होती है जनवरी में आता है, 14 जनवरी का, हमारे यहाँ बड़े भव्य तरीके से उसको मनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो हमने उसको दोबारा से मनाने का किया। नोएडा में इस बार एक हमने बहुत बड़ा हॉल बुक किया, और वहाँ उसी तरह से महिलाएं गाकर अपने बड़े बुजुर्गों को, जो हम मनाते हैं, मनाना कहते हैं, जो उनको उपहार देते हैं, तो वो कार्य किया। तो इसी तरह से हमने उसको बनाया। तो हम उस सकरात कार्यक्रम को बहुत सफल रहा और बहुत अच्छा लाइक किया लोगों ने। इस बार फिर से हम एक जो फैशन शो है, जो हमारी गुर्जरी ड्रेस और गुर्जर पुरुष की जो ड्रेस है, धोती कुर्ता और साफा, और महिलाओं की है जो हमारा घाघरा कमीज और ओढ़ना, तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। वो 27 अप्रैल को है वो कार्यक्रम। वो भी हमने जो फिल्म सिटी का, नोएडा में फिल्म सिटी है, वहाँ टी सीरीज का जो स्टूडियो, वहाँ हम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही कार्यक्रम कर रहा हूँ और मैं उन्हीं में लगा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य भी वही है, विशेषकर उस विषय को जिसको बहुत कम लोग बात करना भी मतलब उसको इतना नहीं चाहते हैं। हाँ, नहीं चाहते हैं, उनको थोड़ी सी घबराहट होती है। फैशन शो जो है हमारी जो ड्रेस का, अब आप समझ सकते हैं कि पहले हमारी जो ड्रेस है, घाघरा और जो हमारी कमीज है और ओढ़ना है, ये बिल्कुल लगभग लुप्त हो गया था। लेकिन जब से गुर्जर महोत्सव ने एक ऐसा किया है कि अब हर घर में लगभग घाघरा कमीज और ओढ़ना आ गया, दोबारा से चलन में आ गया। और मैं तो अभी शादी में गया था, वहां हमारी गुर्जरी बहनें वो शादी में इस ड्रेस को पहने और सबसे बेहतरीन लग रही थी। बिल्कुल सही। और आपको एक और उदाहरण दूं मैं, अभी पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो प्रमुख आए थे, देशों के प्रमुख आए थे दिल्ली के अंदर, तो मुझे हमारे सांसद साहब की ओर से फोन आया, रमेश बिधूरी जी की ओर से, कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में आ रहे हैं कुछ मेहमान बाहर से, तो पीएमओ का ये कहना है कि भाई उनका स्वागत जो गुर्जरी ड्रेस में जो बहनें हैं वे करें। तो उनका तो कितना अच्छा लगा मुझे, कितनी खुशी हुई। और वहां बहनें गई और वो अखबारों में और टीवी में बहुत दिखाया था उसको, वही घाघरा कमीज और ओढ़ने में थी और उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तो ये एक खुशी होती है। अब उस ड्रेस को हम दोबारा ले आए। हमने गुर्जरी खान पान को, गुर्जरी थाली को प्रमोट किया। नोएडा के एक्सपो में हमने उसको लगाया और गुर्जर महोत्सव में हम लगाते हैं। तो वो गुर्जरी खान पान को हमने, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी जाति का या किसी भी समुदाय का, जैसे पंजाबियों का है छोले भटूरे कहो तो पंजाबी, साउथ इंडियन का कहो तो डोसा, तो इसी तरह से हमने अपनी गुर्जरी जो खान पान है, गुर्जरी जो थाली है, उसको हमने प्रमोट किया। जहाँ उसमें मलीदा है, बाजरे की रोटी है, सरसों का साग है, खीर है, घी बूरा है, मक्खन, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है। तो ये हमने किया था। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे बहुत सारे विषय हैं भी जिनको हमने अभी टच करना है। उसमें डीएनटी का विषय भी एक ऐसा है जिसको बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन अब हम इसको व्यापक तरीके से और व्यापक क्षेत्र में हम इसको प्रमोशन करना चाहेंगे। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि सब कुछ, मतलब अगर हम बैक की बात करें तो सब कुछ होते हुए भी एक समाज का दर्द एडवोकेट दिवाकर बिधूरी जी ले रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं बस बात ही बात बन रही है, तो ज़मीन पे काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे सारी बातें, और इनके जो दिल की बात थी वो इन्होंने करी। और बहुत जल्द नए विषय के साथ, नई सूचना के साथ मैं आपसे मिलूंगा। अगर कोई सवाल आपके मन में गुर्जर महोत्सव या गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के किसी भी कार्यक्रम से संबंधित हो तो आप कमेंट जरूर करें। मैं जल्दी ही आपके सवालों को लेकर फिर एडवोकेट साहब के सामने और आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए राम राम जी, नमस्ते, फिर मिलते हैं। राम राम।